हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। इस वीडियो में हम लोग IBASIO का जो पेपर हुआ है 16, 17 और 18 सितंबर को, टोटल 3 शिफ्ट यानी 9 शिफ्ट में टोटल पेपर हुए हैं। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन हैं उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। एक शिफ्ट में जो है 20 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चूंकि इसके जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मैथ के किसी भी एग्जाम मतलब वैसे कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। इस मिश्रण से 40 लीटर मिश्रण को दूध द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। देखिए, शुरू में दूध और पानी का जो मिश्रण था वो 2:3 में था और टोटल आपके पास 240 लीटर मिश्रण थे। मतलब 3 और 2 5 यूनिट, 2 यूनिट दूध, 3 यूनिट पानी, तो 5 यूनिट का 240 लीटर, तो 1 यूनिट आपके पास आ गया 24 लीटर। तो कह सकते हैं कि शुरू में दूध कितना था, 2 यूनिट, 1 यूनिट 24, 2 यूनिट 48 लीटर दूध था और 3 यूनिट ये हो गया 72 लीटर आपके पास पानी था। ठीक, अब इस मिश्रण में से 40 लीटर मिश्रण निकाले, 40 लीटर मिश्रण निकाले। तो बताइए जो मिश्रण हम निकाल रहे हैं 40 लीटर, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। अभी तो हम दूध या पानी कुछ तो अलग मिलाए नहीं है, उसमें जितना था उसी में से 40 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। तो जो मिश्रण निकाले हैं इसमें भी दूध और पानी जो होगा वो 2:3 के अनुपात में ही होगा। यानी दूध 2 यूनिट तो पानी 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट 40 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट आपके पास 8 लीटर आ गया। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 16 लीटर, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 24 लीटर। मतलब जो निकला है उसमें 16 लीटर दूध निकला है, 24 लीटर पानी। तो 16 लीटर दूध निकाल लीजिए और 24 लीटर पानी निकाल लीजिए और इसके बदले हम 40 लीटर जो है दूध इसमें मिला रहे हैं। दूध टोटल कितना हो जाएगा, 32 + 40 यानी 72 लीटर दूध हो गया और पानी कितना हो गया, 48 लीटर हो गया। अब पूछेंगे दूध और पानी का रेशियो, तो 24 × 72 और 24 × 2 = 48। अब दूध और पानी का जो रेशियो हो गया वो आपके पास आ गया है 3:2, पहले का उल्टा हो गया है। फिर से 40 लीटर मिश्रण निकालें, तो अब जो 40 लीटर मिश्रण निकाले हैं इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, 3:2, यानी टोटल 5 यूनिट कितना, 40 लीटर, तो 1 यूनिट हो गया 8 लीटर। 1 यूनिट 8, तो दूध कितना है, 3 यूनिट, यानी 24 लीटर इस बार दूध निकलेगा और 16 लीटर आपका पानी निकलेगा। और फिर से 40 लीटर दूध मिला देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 88 और ये आपका हो गया 32। यानी अब जो है दूध 88 लीटर है और पानी 32 लीटर है। आपसे दूध का मात्रा पूछा था कि एक बार और ऐसा करेंगे तो दूध 88 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ए, बी और सी जो है कि वर्तमान आयु का योग 283 वर्ष है। अब से 17 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10:8:11 था। सी की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है। तो देखिए 17 वर्ष पहले आपको दिया हुआ है, ठीक है, 17 वर्ष पहले आपको दिया हुआ है तीनों का योग। तो अभी क्या, अभी वर्तमान का दिया हुआ है 283, तो 17 वर्ष पहले क्या रहा होगा, तो 283 सबका 17 घटेगा तो 51 वर्ष घट जाएगा, यानी कितना जाएगा, 232 वर्ष 17 वर्ष पहले था। और 17 वर्ष पहले रेशियो दिया हुआ है 10:8:11, यानी कितना हो जाएगा, 10, 8, 18 और 11, 29 का वैल्यू 232 है। तो 1 यूनिट कितना, 8 वर्ष हो जाएगा। सी का पूछा है आपसे, तो सी का 11 यूनिट का कितना हो जाएगा, 11 × 8 88 वर्ष। लेकिन ये 88 वर्ष कब है, 17 वर्ष पहले है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 105 वर्ष हो जाएगा। 88 + 17 105 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। एक पाइप की एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में
कितना समय लगेगा। एक टाइप टंग पाइप है, ए 24 घंटा में भरता है, बी 28 घंटा में खाली करता है। तो टोटल कैपेसिटी टंकी का मान लेते हैं 24 और 28 कैल्शियम, तो 4 कॉमन लेंगे तो 6 और यहाँ 7, ये टोटल हो गया आपके पास टंकी का कैपेसिटी। तो यहाँ से 24 से भाग करेंगे 7, 28 से भाग करेंगे 6, यानी 1 घंटा में 7 भरता है, 1 घंटा में 6 खाली होता है। तो दोनों को जब 7 खोलेंगे तो ये 7 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, यानी 1 घंटा में 1 भरेगा। तो टोटल भरना कितना है, 6 गुना 4 गुना 7, 6 चौक 24, 7 168 कह सकते हैं, 168 भरना है। तो प्रति घंटा 1 भरा रहा है, तो 168 भरने में कितना लगेगा, 168 घंटा। लेकिन आपको क्या कर रहा है कि पूरा पूरा नहीं भरना है, पूरा भरना होता तो 168 घंटा, इसका 2/3 भरना है, तो 2/3 समय भी लगेगा। 3 से कट गया 5 तिहाई 15 और 6 18, 56 दूना 112 घंटा लगेगा 2/3 भरने में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई आरोही, 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी ई जो है आरोही क्रम में है। यदि ए गुना सी गुना ई दिया है 729 और बी गुना सी गुना डी दिया है 2431, तो ई के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ए सी और ई में और बी सी और डी में देखें तो सी कॉमन है। अगर इसमें हम भाग कर दे इससे 2431 में, तो सी दोनों में कॉमन है तो सी कटेगा, तो इधर जो कटेगा जिससे वही क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है सभी। जब भी कटेगी तब पूरा पूरा अपना एक संख्या जो होगा वही कटेगा, बाकी तो कोई दूसरा कटेगा नहीं। तो सी देखिए क्या क्या से कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 21, 7 दूना 14 और 3 7 चौक 28, ऊपर वाला तो कट रहा है, नीचे 7 21, 3 नहीं, नीचे नहीं कटेगा। 11 से 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, नीचे वाला कट रहा है, ऊपर 11, ऊपर वाला नहीं कट रहा है, 13, 13 कम 13 40, ऊपर वाला कट रहा है, 13 कम 13, 13 8 113 से कट रहा है। तो ये 13 कम 13, 4 13 39, 13 39, और ये 13 कम 13 और 13 8 104 और 13 7 91, यानी सी जो आपका आ गया वो क्या आ गया, 13 आ गया। चूंकि प्रश्न कह रहा है कि क्रमागत है तो बी से जस्ट पहले वाला कौन हो जाएगा, 7 और 11, और ए क्या हो जाएगा इससे पहले वाला 7, डी इसके बाद वाला 17 और ई इसके बाद वाला 19। ये आपके सारे पांचों के पांचों अभाज्य संख्या आ गए। ऐसे आप ऊपर देख भी सकते हो, ए गुना ई, तो 17 गुना 19 करेंगे तो 133 हो जाएगा, और ये आपका जो है बी गुना डी यानी 11 गुना 17 करेंगे तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा है ई के बाद आने वाला, यानी 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन आएगा, 23 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक आदमी कुछ 18 रुपए में 9 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उन्हें प्रत्येक वस्तु पर 2.9 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 रुपया में 18 रुपया में 9, यानी प्रति वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 2 रुपया, और एसपी कितना है 2.9 रुपया। कितना का फायदा हुआ, 0.9 का, कितना में 2 में, परसेंटेज बदल के लिए 100%, तो 2 से ये 50 बार में 9 5 45% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए व्यंजक को सरल करना है, तो 27 3 का और 16 6 का क्यूब हो जाएगा, उस पे पावर 2/3 गुना ये 8 का और ये 9 पे क्यूब, और इसका पावर -2/3 भागा इसका 2/7 है, अगर उल्टा कर दे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 7/2 पे पावर -2 क्या हो जाएगा, +2। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये 3 गुना 6 खत्म, 1/2 का स्क्वायर गुना 8/2 पर देखिए -2 बचेगा, तो इसको कल्टी कर दे 9/8, तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये भागा हो गया आपके पास 49/4, यानी 1/4 गुना 81/64, और इसको गुना में कर दे तो 4/49 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म और कोई कटेगा नहीं, ऊपर 81, देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर 81, ऑप्शन नंबर 3, और नीचे भी देखिएगा 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 होगा, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें
ए पहले दिन कार्य शुरू करता है, बी अकेले उस कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 29.2/5 दिनों में पूरा किए हो जाता है तो अकेले ए को मूल कार्य का 2.9/10 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, दो व्यक्ति है ए और बी, और बारी बारी से काम करता है और काम पूरा करता है 29.2/5 दिन में। बारी बारी से काम करता है मतलब पहला दिन ए शुरू किया है तो पहला दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए बी। तो अगर इस तरह 30 दिन काम करता तो क्या कहते कि 15 दिन ए किया है, 15 दिन बी किया है। लेकिन 29.2/5 दिन ही काम हुआ है, मतलब ए तो 15 दिन किया है क्योंकि शुरुआत ए कर रहा है। जो 30वां दिन होगा वो कौन कर रहा होगा, बी। तो 30वां दिन का जो बीच में बच जाता है वो बी के लिए ही है। तो बी कितना करेगा, 15 ही कर लिया तो 14.2/5 बचेगा। 14, 15, 29.2/5। तो 15 दिन ए किया है तो बी किया है 14.2/5, यानी 72, 14×5 = 70 और 2 72/5 दिन काम किया है बी। और आपको पता है बी 84 दिन में पूरा पूरा काम करता है, तो 72/5 दिन में कितना काम करेगा, तो 72/5/84, 12×6 = 72, 12×7 = 84, यानी 6/35 काम किया है किसने, बी ने। तो ए के लिए कितना काम बच जाएगा, 1 - 6/35, यानी 35 - 6 29/35 काम किया है किसने, ए ने। कितना दिन काम किया है, 15 दिन। तो 29/35 काम किया है 15 दिन में, तो पूरा पूरा काम करेगा, यानी एक भाग काम करेगा 15 × 35/29 दिन में। लेकिन आपको पूरा काम नहीं करवाना है, आपको कितना काम करवाना है, 2.9/10, यानी 29/10 काम कराना है। तो 29/10 भाग काम करवाना है, तो 29/10, 29 से 29 खत्म, 2 से ये 3 बार में 35 या 105/2, 105/2 यानी 52.5। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। संख्या 706705 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से कट ही सकता है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपए है तथा अंकित मूल्य 660 रुपए है। यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत। 660 अंकित मूल्य का 20% अगर छूट देगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 रुपया का छूट दिया। तो 660 था, 132 का छूट दिया, 8, 2 और 5, 528 रुपया पड़ा एसपी, और सीपी है 440। तो फायदा कितना का हो गया, फायदा हो गया 88 रुपए का। 88 रुपए का फायदा 440 में, परसेंटेज में बदलेंगे 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 44 दूना 88, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि किसी व्यक्ति ने 54,500 रुपए का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए किया हो तो 2 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 54,500 का 12% से 2 वर्ष का 24%, 24% ब्याज निकाल लेते हैं। 24 × 5 = 120, 24 × 6 = 96 और 12 108, 10 24 × 5 = 120 और 10 130। ये याद रखिएगा ब्याज आया है ना, ऐसा नहीं कि आंसर 3 टिक कर दीजिएगा। आपसे मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन, यानी 54,500 और प्लस का 13,080। तो 80 इधर हो गया, ये 5 7 और ये 6, 67,580। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 84 रुपए तथा 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 177 रुपए है। तो 3 पेन और 3 पेंसिल की कीमत, मान लीजिए पेन का x है और पेंसिल का y है, तो 3x + 7y दिया है कितना, 84, और 3 पेंसिल 60 पेन 8x + 3y दिया है 177। ठीक है, 177 दिया है। तो आपको यहां से सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। उसके बाद जो है आपको 3 गो पेन और 3 गो पेंसिल का दाम बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। y वाला को कैंसिल करते हैं, इसको 3 से और इसको 7 से। ठीक है, तो इधर तो ये y वाला कैंसिल हो जाएगा। 8 × 7 = 56 में से 9x गया कितना, 47x बराबर 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 और 4 × 3 = 53,
7 5 12 और ये हो गया 8 4 3 12 8 3 24 1 25 यानी 7 और ये 8 और ये 9 तो 987 हो गया आपका। ये कितना बार में जाएगा? 20 बार में 940 और ये 21 बार में पूरा पूरा कट जाएगा यानी x का वैल्यू आ गया 21 यानी पेन का कीमत हो गया प्रति पेन का 21 रुपए। रख देते इक्वेशन 1 में तो 3x 3 पेन का नहीं है ये x आया है ना। हाँ तो 3 गुना 21 और प्लस में 7y बराबर 84 यानी 7y बराबर 21 यानी y बराबर 3। तो प्रति पेंसिल 3 रुपए और प्रति पेन 21 रुपए। आपको 3 पेंसिल और 3 पेन, 3 पेन का 3 गुना 21 और 3 पेंसिल का 3 गुना 3 63 और 3 63 और 3 9 72 ऑप्शन नंबर। अच्छा दो ऑप्शन है, मिस प्रिंट हो गया होगा, इसको 73 बना लीजिए तो एक ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। एक कंपनी निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहला है नगद भुगतान करने पर 40% और 30% का 2 क्रमिक छूट सॉरी 5 खरीद पर 3 मुफ्त पाए, 8 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, 4 खरीदे और 6 पाए। क्वेश्चन क्या है? चारों योजनाओं की औसत छूट। ठीक है तो पहला केस में क्या हो जाएगा? 40 प्लस 30 का 2 क्रमिक तो 40 प्लस 30 माइनस 40 गुना 30 बटा 100 यानी पहला छूट हो गया आपका 58% का। दूसरा छूट 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए यानी 3 गो हमें मिलेगा 8 में। टोटल वस्तु हम ले कितना रहे हैं? 8 का ले रहे हैं ना, 8 का करें टोटल जो सीपी जो पड़ेगा वो 8 का पड़ेगा तो और मुफ्त मिलेगा हमको कितना में? 3 का, तो 3 का हमको लाभ हो जाएगा तो 3 बटा 8 और गुना में 100% तो कितना हो गया? 37.5%। तीसरा छूट है 8 खरीदे 5 मुफ्त पाए यानी 5 हमें मिल रहा है 13 में गुना 100 500 बटा 13 13 39 11 13 8 104 6 13 चौक 52 और 13 छक 78। ठीक है और चौथा जो है आपका 4 खरीद पर 6 पाए। देखिए यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है। 4 खरीद पर 6 पाए यानी कितना मुफ्त पाए? 2। 4 पर 6 पाए मतलब 2 मुफ्त पाए तो 2 मुफ्त पाए कितना पर? 6 पर गुना 100% यानी 1/3 ये हो जाएगा 100/3 यानी 33.33%। इसी चारों का औसत चाहिए यानी 58 प्लस 37.5 प्लस 38.46 प्लस 33.33 बटा कितना? 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 6 3 9 और 5 14 के 4 हासिल 1 और 7 7 ये गड़बड़ हो गया 6 और 3 9 ना, 6 और 3 9 और इधर हो गया 4 3 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 8 3 11 7 18 8 26 1 27 2 3 3 6 और 3 9 और 9 और 5 14 और 2 16 167.24 बटा 4 4 चौका 16 4 एकम 4 8 चौका 32 4 दूना 8 यानी 41.825% यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लगभग में 41.82%। नाव ए बिंदु पी से चलना शुरू करती है और स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु क्यू तक धारा की दिशा में यात्रा करती है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे के बाद नाव बी उसी बिंदु पी से चलना शुरू करती है और स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु क्यू की ओर धारा की दिशा में चलती है। नाव ए बिंदु क्यू पर पहुंचते ही तुरंत वापस मुड़ जाती है और धारा की विपरीत दिशा में लौटना शुरू कर देती है। नाव बी धारा की दिशा में चलती रहती है। यदि दोनों नावें नाव बी के चलने के 6 घंटे के बाद मिलती है और यह मुलाकात नाव ए की वापसी यात्रा के दौरान होती है तो पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है देखिए एक नाव है जो बिंदु पी से चलती है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और क्यू तक जाती है धारा की दिशा में। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
2 घंटे के बाद उसी बिंदु से नाव पी जो है चलना शुरू करती है। स्थिर जल में इसका चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्यू की ओर जो है धारा की दिशा में भी चलती है। ए जो है क्यू पर पहुंचते ही तुरंत वापस भी मुड़ जाती है और धारा की विपरीत दिशा में लौटना शुरू कर देती है। तो जाएगी वो तो वापस धारा की विपरीत दिशा में आएगी। नाव बी जो है धारा की दिशा में चलती रहती है और दोनों नावें जो है नाव बी के चलने के 6 घंटे के बाद मिलती है और यह मुलाकात नाव ए के वापसी यात्रा के दौरान होती है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी है। पहले तो इसको फिगर से समझिए। ये है पी और ये है क्यू, ठीक है। इधर है धारा की दिशा और ये है विपरीत दिशा, ठीक है। ये विपरीत है। यहां से चला ए, पहुंच गया क्यू पर, ठीक है। अच्छा, शांत जल में ए का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो धारा की चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर जा रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में ए की चाल 10 और 3 13 हो जाएगा। यहां से 2 घंटे के बाद बी कहीं चला और रास्ते में पहुंचा ही था कि इधर से वापस आ गया कौन? ए। इधर से वापस कौन आ गया? ए, और यहां पर मिल गया। चलिए, बी किस चाल से जाएगा? तो ये धारा की दिशा में ही जा रही है इधर, तो 12 और 3 15 हो जाएगा। जबकि वापसी के दौरान ए का चाल क्या हो जाएगा? तो 10 - 3 यानी 7 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। ए चला यहां से, नाव ए क्यू पर पहुंचा और इसके 2 घंटे के बाद चला था कौन? बी जब 6 घंटा चला तब तक इधर से ए जो है क्यू पर वापस पहुंचकर वापस आ गया यहाँ पर। यानी जब तक ये 6 घंटा में यहाँ पहुंचता उतना ही देर में, यानी 2 घंटा पहले चला था ये उससे, तो 6 घंटा प्लस 2 घंटा में ए जो है यहाँ पहुंचकर फिर यहाँ मीटिंग पॉइंट पर आ गया। इस मीटिंग पॉइंट को मान लेते हैं आर। आपसे पूछा है पी और क्यू के बीच की दूरी। मान लीजिए पी और क्यू के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो x है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ए के समय पूछे कि ए को टोटल समय कितना लगा, ए का टोटल टाइम ऑफ ए कितना लगा, तो कहिएगा 8 घंटा, क्योंकि ए के चलने के 6 घंटा के बाद मिलता है। मतलब ए के चलने के 6 घंटा बाद, और नाव बी जो है ए के 2 घंटा बाद चलता है। यानी ए कितना ले रहा है? 8 घंटा, और बी का टोटल टाइम हो गया आपका, ये तो कह ही रहा है कि 6 घंटा बाद मिल रहा है, तो 6 घंटा। अच्छा, पी से आर की दूरी तो आप बता सकते हैं। पी से आर की दूरी, तो यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? किस चाल से चल रहा है? तो बी चल रहा है 15 से, और कितना घंटा चला? 6 घंटा। तो 15 × 6 यानी 15 × 6 = 90 किलोमीटर, ठीक है। पी से क्यू तक का दूरी पता है। अच्छा, क्यू से आर तक का दूरी पता कर सकते हैं क्या? तो क्यू से आर तक का जो चाल है वो है 7, क्योंकि ए चल रहा है। अगर हमें समय पता हो जाता तो पता हो जाता। अच्छा, पी से क्यू तक जाने में ए को कितना समय लगा? पी से क्यू तक ए का समय, तो कहिए सर दूरी कितना है? x, और चाल कितना है? 13। ए से पी से क्यू तक जाने का दूरी कितना है? x, और चाल 13 है ए का, तो समय लग जाएगा x/13। और टोटल ए को समय कितना लगता है? टोटल मतलब पी से क्यू तक गया और फिर क्यू से आर तक, तो टोटल 8 घंटा लगता है। तो हम कहेंगे क्यू से आर तक जाने का, क्यू से आर तक, तो कहिएगा 8 में से घटा लीजिए किसको? x/13 को। ये किसका आ गया? ये आपका ए का समय आ गया। कहां से कहां के लिए? क्यू से आर के लिए। और क्यू से आर का चाल कितना है? 7। तो क्यू से आर की दूरी पता हो जाएगी। समय गुना चाल। समय है 8 - x/13 और चाल हो गया कितना? 7। यानी 7 × 8 = 56 - 7 x/13। ये किसके किसके बीच की दूरी है? क्यू से आर। और पी से आर कितना है? 90। तो 90 + 56 - 7 x/13, ये पी से आर और ये आर से क्यू, यही टोटल दूरी। और टोटल दूरी क्या है? x है। टोटल दूरी क्या है? x है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? इधर हो गया आपका 146 = 13 और 7, 13x + 7x यानी 20x/13। 10 से काट देते हैं, ये 2 से 10 बार में और 2 से ये 73 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 39 और 13 × 7 = 91 और 3 = 94। 949/10 यानी 94.9 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
इसका आंसर हो जाएगा 94.9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। डेविड को पहले वर्ष में अपनी विक्रय राशि में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि मिलती है, जिससे उनकी वर्तमान विक्रय राशि 1,68,000 रुपए हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले उनकी विक्रय राशि क्या थी? मान लीजिए 2 वर्ष पहले एक्स था, 5% का वृद्धि हुआ तो 105/100, फिर 25% का वृद्धि हुआ तो 125/100, और यही होता है 1,68,000। तो 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 20 बार में, 5 से 4 बार में, ये 21 बार में, 21 से कट जाएगा ये 8,000 बार में, यानी x बराबर 16 गुना 8,000 यानी 16 अट्ठे 128,000 रुपए, 1,28,000 रुपए था 2 साल पहले। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई विद्यार्थी एक वर्ग में 4 विषयों का चयन करता है। पहले सेमेस्टर के लिए भारांक और अंक दिए हुए हैं। दूसरे सेमेस्टर में विद्यार्थी ने गणित और रसायन में 5-5 अंक अधिक और इतिहास व अंग्रेजी में 5-5 अंक कम प्राप्त किए हैं। जबकि भारांक समान है तो वर्ग का जो है समग्र औसत ज्ञात करना है। ये डेटा सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 2 के डेटा में क्या चेंज आ रहा है? सारा भारांक जो है वेटेज वही है, बस मैथ में 5 ज्यादा आता है 90, हिस्ट्री में 5 कम 85, केमिस्ट्री में 5 ज्यादा 83 और इंग्लिश में 5 कम तो 90। ये डेटा हो गया सेमेस्टर 2 का। इसका जो है पूरा औसत निकालना है। तो पहले तो अलग अलग सेमेस्टर का हमें औसत निकालना होगा। अच्छा, पहला सेमेस्टर का औसत कैसे माध्य निकालते थे? दोनों को गुना करके जोड़ते थे और जितना इसका जोड़ आता था उससे भाग कर देते थे। चूंकि इसका जोड़ 3 2 5 4 9 1 10 यानी 1 ही है, तो 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब इसको जो गुना करके जोड़ेंगे ना वही आपका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। तो पहले सेमेस्टर 1 का निकालेंगे, फिर सेमेस्टर 2 का, और फिर उस माध्य का फिर से माध्य निकाल देंगे तो हमें पूरे समग्र जो वर्ग है उसका औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला केस में क्या हो गया? पहला का औसत, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का औसत आपके पास 5 3 15 8 3 24 1 25 यानी 25.5, 9 दूना 180 यानी 18.0, 8 चौका 32, 3 7 छक्का 28, 3 31 और ये हो गया 95 यानी 9.5। तो 2 और ये 1 10 41 और 18, 41 और 18 59 और 25 84, 84.2। 2 का औसत निकालेंगे सेमेस्टर 2 का, तो 9 27 यानी 2 27.0, डर हो गया 85 दूना 190 170 ना 17, ठीक है, और इधर हो गया 83 गुना 4, तो 4 3 12 और 8 3 8 छक 32 और 1 33 और ये आपका हो गया 9, यानी इधर 2 9 32 42 और 17 59 और 27 यानी 86। तो पहला जो आपका सेमेस्टर है उसका औसत 84.2 और दूसरा सेमेस्टर 86.2। तो दोनों का औसत 84.2 प्लस 86.2 बटा 2 यानी 190.4/2 यानी कितना हो जाएगा? 85.2। 190.4/2 यानी 85.2। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 63,500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 5,800 रुपए का भुगतान करता है। ऐसी 2 किस्त के बाद उससे कितनी धनराशि का भुगतान करना शेष होगा? 63,500 रुपए है, 63,500 रुपए, 10% का ब्याज, तो 10% इसका क्या हो जाएगा? 63,500 और ये 6350 यानी 0 5 8 9 और 6 इतना देना होगा 1 साल के बाद, लेकिन वो दे रहा है 5800 रुपया ही। तो बच गया कितना? 0 5 0 4 64,050 बच गया। अब फिर से इसका 10% इंटरेस्ट लग जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या खास बात है? ब्याज पर ब्याज लगता है ना, यानी 64,050 पर ब्याज लग जाएगा 64,005 का, यानी अब हो गया 5 5 4 0 7। 70,455 देना था लेकिन दिया कितना? 5800 ही। तो दूसरे साल के बाद उसको बच जाएगा 5 5 14 में से 8 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और ये हो गया 6।
₹64,655 और बच जाएगा देने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। एक वस्तु प्रारंभ में ₹500 में बेची जाती है। मांग में वृद्धि के कारण इसकी कीमत पहले से 20% बढ़ाई जाती है। उसके बाद बढ़ी हुई कीमत पर 10% की त्योहार छूट दी जाती है। इसके बाद नई छूट प्राप्त कीमत पर 5% की मौसमी छूट दी जाती है। हालांकि अंतिम बिलिंग से पहले छूट प्राप्त की कीमत पर 2% का सेवा शुल्क जोड़ा जाता है और सेवा शुल्क जोड़ने के बाद राशि पर 12% की जीएसटी लगाया जाता है। ₹500 मूल कीमत की तुलना में अंतिम बिल की कीमत सभी कर और शुल्क के बाद में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 500 था, पहले 20% बढ़ाया तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 100 इसको बढ़ाएंगे तो हो गया 600। 600 पर छूट दिया कितना का, 10% का। तो 600 का 10% 60 हो जाएगा। 60 का छूट दिए तो कितना, 540। अब 540 पर 5% का छूट देंगे तो 540 का 5% निकालेंगे तो 10% 54, तो 5% 27। 27 घटा दिए तो 513 बचा। ठीक है, अब 513 पर 2% जो है आपको क्या लगाना है, सर्विस टैक्स। तो 513 का 2% निकालेंगे तो 6 2 और 10 कितना हो जाएगा, 10.20 रुपया। ठीक है, तो 10.20 जोड़ दे तो 523.20 रुपया। अब इस पर 12% जीएसटी, तो 12×6 = 7, 12×2 = 24 और 7×31 3 बढ़ती 36 और 3×39 12×24 और 3×27 12×25 60 और 2 62/100 यानी 62.7912। तो 523.26 और प्लस में 62.7912। तो 1 2 तो रहेगा, 9 6 15 7 2 9 10 और 3 5 6 और ये 8 और ये 5, यानी टोटल ऑफ जीएसटी और प्लस सर्विस टैक्स देकर, यानी सारा छूट और प्लस जीएसटी और प्लस सर्विस टैक्स देकर 586.05 रुपया जो है लगेगा। और ये 500 का ही बिल था, यानी एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 86.0512 यानी लगभग 86.05 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कोई बस किसी यात्रा को 18 घंटे में पूरा करती है तो इसी दूरी को 16 घंटे में तय करने में कितना, तो दूरी कितना हो गया, 40 × 18, 18 घंटे में 40 की दूरी और इसको 16 से कवर करना है तो 4 हो जाएगा, इतना बटा 16, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 2 से 9 बार में 9 × 5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि y अनुपात 128 अनुपात y समानुपात y अनुपात 8 तो y का धनात्मक मान 128/y बराबर y/8 यानी y² बराबर 128 × 8 यानी y² बराबर √16 × 8 × 8 लिख सकते हैं। 16 का 4 और 8 × 8 का 8, 8 × 32। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण को सॉल्व करना है। 3 समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो आप देखिएगा पहला दूसरा में 2xy अगर घटा दे पहला में से, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दे तो देखिए माइनस 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 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4z में से 3z जाएगा, z बराबर 8 में से 14 जाएगा तो -6, z का वैल्यू आ गया -6। अब देखिए पहला और तीसरा को देखिए, पहला और तीसरा में x और z वाला बराबर है तो तीसरा में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन a को घटा रहे हैं, कौन कट जाएगा, x कट जाएगा और z का कट जाएगा। 3y में से y गया 2y, 12 में से 8 गया 4 यानी y बराबर हो गया 2। y का 2 और z का -6 इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो 2x + y2 + 4z यानी 4 × -6 बराबर 8। तो 2x -24 + 2 -22 बराबर 8 यानी 2x बराबर 30 यानी x बराबर 15। तो x 15 y2 और z -6, x 15 y2 z -6 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ही है, इसमें बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, नौकरी के साथ साथ जो है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है।
तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।